कक्षा 12 जीव विज्ञान में आज हम उसी के आगे पढ़ते हैं मानव में जुड़वा बच्चे या जिसको हम कहते हैं इमेज। एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न दो या दो से अधिक संतानों को हम जुड़वा कहते हैं। विकास की विधियों के आधार पे यानी एक ही माता के एक ही समय दो या दो से अधिक उत्पन्न संतान को हम जुड़वा कहते हैं। विकास की विधियों के आधार पर मनुष्यों में इमेज तीन प्रकार के होते हैं। विकास की विधियों के आधार पे विकास की विधियों के आधार पर इमेज तीन प्रकार के होते हैं। जुड़वा बच्चे वे बच्चे होते हैं जैसे एक माता के द्वारा एक समय में दो या दो से अधिक बच्चों का जन्म होना जो है ये जुड़वा कहलाएगा। अच्छा, विकास की विधि के आधार पर जो है इमेज तीन प्रकार के होते हैं। हम पहला देखते हैं इसमें भ्रांतीय इमेज। भ्रांतीय इमेज देखिए, भ्रांतीय इमेज में ये लगभग एक ही समय में पृथक पृथक शुक्राणुओं द्वारा पृथक पृथक अंडाणुओं के निषेचन से बनते हैं। यानी कि क्या है, पृथक पृथक शुक्राणु के द्वारा, मान लेते हैं ये शुक्राणु है और ये है अंडाणु। ये शुक्राणु है और ये रहा अंडाणु रहा। तो कहा क्या गया कि एक ही समय में पृथक पृथक शुक्राणुओं द्वारा पृथक पृथक अंडाणुओं के निषेचन से बनते हैं। अतः इन्हें हम कहते हैं द्वियुग्मजी इमेज कहा जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, द्वियुग्मजी इमेज। यानी भ्रांति इमेज को हम क्या कह सकते हैं, द्वियुग्मन इमेज भी कहते हैं ना। देखिए, ये जो है एक ही लिंग या पृथक लिंग के हो सकते हैं। भाई देखिए, ये एक ही लिंग के हो सकते हैं या जो है ये पृथक लिंग के हो सकते हैं। इनका जो जीन ढांचा होगा ये भी जो है बिल्कुल समान नहीं होता है। इनके आनुवंशिक लक्षणों में भी अंतर पाया जाता है। इतना ही अंतर होगा जितना कि किसी अन्य दो सगी संतानों में। ये समान वातावरण में पले और समान आयु के दो विभिन्न जीन ढांचों वाले सदस्य होते हैं। और देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसे जो भ्रांतीय इमेज होते हैं, भ्रांतीय इमेज में अंतर उतना पाया जाएगा जितनी दो सगी संतानों में पाया जाता है। कारण इसका क्या है कि यहाँ पर जो शुक्राणु है, ये शुक्राणु है, दो शुक्राणु या पृथक पृथक शुक्राणु जो है पृथक पृथक अंडाणुओं का निषेचन करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है स्पर्म है, ये है ओवा, ठीक है। अब ये करेंगे क्या, यहाँ पर ये जो है निर्माण करते हैं किसका, भाई इनका निषेचन हो जाएगा और निषेचन करके जो है ये निर्माण करेंगे जाइगोट का। जाइगोट बनेगा और यही जाइगोट जो है बाद में इसका जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाएगा। जाइगोट का क्या हो जाएगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जा रहा है। है ना। और जो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, इस तरह से जो है इनसे क्या उत्पन्न होंगी, संतानें उत्पन्न होंगी। तो जो यहाँ पर यानी भ्रांतीय इमेज में क्या है कि यहाँ पर दो पृथक पृथक शुक्राणुओं के द्वारा दो अंडाणुओं का निषेचन
एक ही समय पर हो रहा है, जिसके कारण से ये निषेचित हो करके जाइगोट का निर्माण करेंगे और प्रत्येक जाइगोट से संतान की उत्पादन की इनका जो है क्लेवेज प्रारंभ हो जाएगा। इसका डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट करके जो है ये क्या करें, अरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाएगा और डेवलपमेंट करके जो है ये किसका निर्माण करेंगे, इस संतान का निर्माण करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शुक्राणु, ये जरूर नहीं कि ये दोनों एक ही लिंग के हों, ये शुक्राणु अंडाणु दोनों का निषेध, तो ये भिन्न भिन्न लिंग के हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है जो ये उत्पत्ति हो रही है इसको हम कहते हैं भ्रांतीय इमेज कहते हैं। इनको हम क्या कहेंगे, भ्रांतीय इमेज। ठीक, यानी यहाँ पर जो है क्या उत्पन्न हो गया, ये संतान उत्पन्न हो गई। ठीक, और दोनों जो है अलग अलग लिंग के होंगे। देखिए फिर अगला जो है समान इमेज। समान इमेज जिसको कहा जाता आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल है ना, समान इमेज। अब देखिए समान इमेज क्या होते हैं, एक ही युग्मनज या जिसको हम क्या कह सकते हैं जाइगोट के प्रायः प्रथम विदलन के फलस्वरूप बनी विभिन्न संतति कोशिकाओं के पूरी तरह से पृथक होकर अलग अलग भ्रूणों में विकसित हो जाने से बनेगा। नहीं, जो समान इमेज होते हैं, देखिए इसको हम चित्र के द्वारा इसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये इस पर, और ये है ओवा, स्पर्म और ये रहा ओवा। अब स्पर्म और ओवा क्या करेंगे, ये जो है इसका निषेचन करेगा और निषेचन करके जो है ये निर्माण कर देंगे जाइगोट का। जाइगोट बन गया। अब जो जाइगोट बना है इसी जाइगोट का जो है क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। यदि जब इसका प्रथम विदलन हुआ, प्रथम विदलन के परिणाम स्वरूप क्या बना, जाइगोट बना, और जाइगोट जो बना इसी जाइगोट का जो है विभाजन हो जाएगा। अब जब विभाजन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग भ्रूण, यानी कि ये जाइगोट बन गया। अब जाइगोट का जो है जब डेवलपमेंट प्रारंभ हुआ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो पहले कोरक खंड के बनते ही ये क्या कर जाएगा, ये कोरक खंड बना, और कोरक खंड बनने के बाद जो है इसका विदलन हो जाएगा, और विदलन करके जो है क्या करेंगे, विभाजन हो जाएगा, और जिसके कारण से यहाँ पर क्या बन गई, दो संतान बन गई। ठीक है, ये कहलाएंगे समान इमेज। देखिए यहाँ पर जो संतान बनी है ये संतान जो है समान लिंग के होंगे, या नर या मादा, इसको हम क्या कहते हैं, समान इमेज। ठीक है। भ्रांति इमेज में हमने क्या बताया था, भ्रांति इमेज में बताया गया था यहाँ पर पृथक पृथक शुक्राणुओं के द्वारा पृथक पृथक अंडाणुओं का निषेचन एक ही समय में होता है, और जिनके कारण से क्या बन जाएगा, जाइगोट, और ये प्रत्येक जाइगोट जो है भाई विकास करके जो है निर्माण करेंगे, भ्रूण का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये तो अलग अलग प्रकार के, यहाँ पर जो है लिंग में बाध्यता नहीं, ये अलग अलग लिंग के हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग शुक्राणुओं के द्वारा अलग अलग अंडाणुओं का निषेचन किया गया है। लेकिन समान इमेज में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक शुक्राणु और एक अंडाणु का निषेचन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद जब इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रारंभ हुआ, तो डेवलपमेंट प्रारंभ होने के बाद जो है ये क्या करे, इसके जो प्रथम कोरक खंड है ये विभाजित कर हो गए, और विभाजन करके जो है इसने यहाँ पर क्या हुआ भाई, दो विभाजन करके जो है दो भागों में बढ़ गया। अब प्रत्येक भ्रूण का जो है अलग अलग विकास होगा। तो यहाँ पर लेकिन एक बाध्यता है कि ये जो है समान लिंग के होंगे, इस नाते इनको क्या कहते हैं, हम समान इमेज कहते हैं। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा है सियामी इमेज। सियामीज इमेज
कंजॉइंट ट्विंस। कंजॉइंट ट्विंस जिसको कहते हैं सियामीज इमेज। देखिए ये समान इमेजों की भांति जो है ये भी क्या होंगे, एक युग्मजी होते हैं, लेकिन जब विभाजन चलता है तो विभाजन में क्या होता है, ये पूरी तरह से पृथक नहीं हो पाते हैं। ये क्या, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा है, यहाँ पर जब जो है इनका विदलन हुआ तो ये विभाजन हो गया, और विभाजन करने के बाद पूरा का पूरा विभाजन हुआ, जिसके कारण से दो भागों में ये बढ़ गया और दो संतान का निर्माण हुआ है। लेकिन सियामीज इमेज भी जो है इसी की भांति है, समान इमेज की बात, लेकिन ये जो विभाजन होता है यही विभाजन जो है इनका पूरा नहीं हो पाएगा। विभाजन जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, यहाँ पर विभाजन हुआ है, विभाजन करके जो है ये दो संतान का निर्माण किए हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, सियामीज इमेज में ये विभाजन नहीं हो पाएगा। विभाजन तो होगा, लेकिन विभाजन जो है पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, जिनके कारण से ये परस्पर जुड़े रहते हैं। यानी ये जुड़वा बच्चे, ये आपस में क्या है, इनका जो शरीर होता है ये शरीर आपस में, मतलब शरीर में कोई न कोई भाग जो है इनका जुड़ा रह जाता है। देखिए जैसे ये चित्र में द्वारा ये रहे जो है स्पर्म, ये है ओवा, किसका निर्माण हुआ, जाइगोट का। अब जो जाइगोट बना, जाइगोट का क्या होगा, विदलन प्रारंभ होगा, लेकिन विदलन तो प्रारंभ होगा है ना, प्रथम विदलन तो हुआ, लेकिन विदलन में क्या हुआ, ये दो भागों में तो बंटने का प्रयास किया, लेकिन पूर्णतया जो है दो भागों में बंट नहीं पाया, कहीं न कहीं से ये जुड़े रह जाते हैं, है ना। तो इस तरह के इमेज को हम क्या कहते हैं, सियामीज इमेज कहा जाता है या कंजॉइंट ट्विंस कहा जाता है ना। अब इनको अलग कैसे किया जाए, भाई कुछ दशाओं में देखा गया है कि इनको ऑपरेशन के द्वारा जो है अलग कर लिया जाता है, और जब ऑपरेशन के द्वारा यदि अलग हो गए तब तो ये स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, और यदि नहीं हो पाते हैं तो भाई इनको जुड़ करके ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है ना। तो ये रहा जो है जुड़वा बच्चे, है ना। जुड़वा बच्चे तीन प्रकार के हैं विकास की विधियों के आधार पे, भ्रांति इमेज, समान इमेज और सियामीज इमेज। भ्रांति इमेज में क्या बताया गया कि यहाँ पर दो अलग अलग शुक्राणुओं के द्वारा दो अलग अलग अंडाणुओं का निषेचन एक ही समय में हुआ, जिनके कारण से जाइगोट का निर्माण हुआ, और ये अलग अलग जो जाइगोट बना ये विदलन करके जो है निर्माण करेंगे संतान की। इसी तरह से यहाँ पर तो ये रहे जो है जुड़वा, यानी एक ही समय में अलग अलग अंडाणुओं का निषेचन हो जाने के कारण से दो संतानों की उत्पन्न होती है, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, भ्रांतीय इमेज कहते हैं या द्विगुणिजी इमेज कहते हैं, ठीक है। समान इमेज में क्या है, समान इमेज में एक स्पर्म और एक स्पर्म और एक ओवा का निषेचन हुआ है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, निषेचन होने के पश्चात जो है जो जाइगोट बना है, इस जाइगोट का जो है विभाजन हो गया, और विभाजन के द्वारा जो है यहाँ पर दो संतान बनी है, अलग अलग संतान बनी है। तो ये रहे जो है समान इमेज। सियामीज इमेज में बताया गया कि शुक्राणु और अंडाणु, एक शुक्राणु एक अंडाणु का निषेचन हुआ, जाइगोट बना, और जाइगोट बनने के पश्चात जब इनका विदलन प्रारंभ हुआ, क्लेवेज प्रारंभ हुआ, तो ये जो है विभाजन पूर्ण रूप से ना हो पाने के कारण से इनका शरीर जो है आपस में जुड़ा रह जाता है ना। हाँ, तो ये रहा जो है भ्रांति इमेज को कहते हैं फ्रंटनल ट्विंस। फ्रंटनल ट्विंस कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा जो है समान जुड़वा बच्चे। अब आगे हम देखते हैं, अगला है हमको पढ़ना मानव में गुणसूत्र संख्या में त्रुटि, यो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मानव गुणसूत्र संख्या में त्रुटि
त्रुटि एवं इनका प्रभाव, मानव गुणसूत्र संख्या में त्रुटि एवं इनका प्रभाव। देखिए, हम लोग जानते हैं कि मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो है कुल 46 होती है। कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र में पढ़ भी चुके हैं कि 22 जोड़ी गुणसूत्र ये होते हैं ऑटोसोम होते हैं, है ना, जिनको हम कहते हैं दैहिक गुणसूत्र भी कहा जाता है। ऑटोसोम या इसी को हम कहते हैं दैहिक गुणसूत्र, ठीक है, जिसको सोमैटिक कहा जाता है, सोमैटिक गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक जोड़ी गुणसूत्र या हम कह सकते हैं जो 23वां जोड़ा होगा, 22 जोड़ी तो ये हो गए, अब 23वां जोड़ा का मतलब एक जोड़ी या 23वां जोड़ी लिख दिया जाए, है ना, 23वां जोड़ी, 23वीं जोड़ी। ठीक है। अब 23वीं जोड़ी में देखते हैं, यदि मादा है तो मादा में XX होगा और नर में XY होता है। ठीक है। इनको हम कह सकते हैं हेट्रोसोम कहा जाता है, हेट्रोसोम कह सकते हैं, या इसी को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, सेक्स क्रोमोसोम, है ना, जिसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ऑटोसोम और हेट्रोसोम। समजात, असमजात, ये क्या है? ये असमजात गुणसूत्र है। ये क्या है? ये समजात गुणसूत्र है। ठीक है। या इसी को कहते हैं एलिलोसोम भी कहते हैं, या इसी को हम क्या कहेंगे? एलिलोसोमैटिक, या इसी को क्या कहेंगे? एलिलोसोम कहा जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं मानव गुणसूत्र संख्या में त्रुटि एवं इसका प्रभाव पढ़ रहे हैं। जब भी किसी कारण से गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता हो जाए तो मनुष्य में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। भाई, गुणसूत्र संख्या में त्रुटि एवं इसका प्रभाव, अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि मानव में गुणसूत्र कितने प्रकार होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। कहने का मतलब 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर से गुणसूत्र की संख्या में कमी हो जाए या गुणसूत्र की संख्या में अधिकता हो जाए तो मानव क्या हो जाएगा? रोगग्रस्त हो जाएगा। अच्छा, देखा जाए गुणसूत्रों की संख्या जो है में परिवर्तन के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा। देखिए, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के आधार पे इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, यूप्लाइडी और इनोप्लाइडी। यूप्लाइडी और इनोप्लाइडी। यूप्लाइडी और इनो, जिसको कहते हैं सगुणिता, सगुणिता, और इसको कहेंगे असगुणिता। सुगुणिता। ठीक है। अच्छा, ये जो है दो प्रकार के हो गए, यानी कि क्या है? यूप्लाइडी और इनोप्लाइडी। अब देखते हैं हम यूप्लाइडी किसे कहते हैं। जब किसी भी जीव में गुणसूत्रों की संख्या 2n के स्थान पर, भाई जो गुणसूत्र हैं हमेशा जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। हम लोग पढ़ें कि 23 जोड़ी पाई जाती है, 23
जोड़ी पाई है। लेकिन जब गुणसूत्रों की संख्या जो है क्या हो, यानी कि जब 23 जोड़ी है, प्रत्येक गुणसूत्र में क्या है भाई 2n के आधार पर पाए जाते हैं। यहाँ पर 2n के स्थान पर क्या हो जाए, इसमें 2n के स्थान पर 3n 4n हो जाए तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं यूप्लाइडी कहा जाता है ना। यूप्लाइडी किसको कहेंगे, यूप्लाइडी जब गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो जाए, संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी 3n हो जाए 4n हो जाए तो इसको हम कहते हैं यूप्लाइडी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इनोप्लाइडी क्या है, जब गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो जाए। यहाँ पर क्या है, जब गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता हो जाता है तो इस प्रकार कमी हो जाती है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम कहेंगे इनोप्लाइडी कहते हैं। जब गुणसूत्रों की संख्या में कमी, हाँ देखिए यूप्लाइडी और इनोप्लाइडी। इनोप्लाइडी में क्या, इसमें गुणसूत्रों की जो बदली हुई संख्या या एक सेट में गुणों की संख्या नहीं होती है। ये जो है अर्धसूत्रण में एक या अधिक समजात जोड़ियों के गुणसूत्रों के परस्पर पृथक न होने के कारण से गुणसूत्रों की संख्या जो है कुछ कम हो सकती है या अधिक हो सकती है, और ऐसी घटा बढ़ी जो होती है ये ऑटोसोम में भी हो सकती है। यानी जो इनोप्लाइडी है, इनोप्लाइडी में क्या है, ये घटा बढ़ी जो है ऑटोसोम में भी हो सकती है और लिंग गुणसूत्रों में, यानी कि जो इनोप्लाइडी में बताया गया है ये ऑटोसोम में भी हो रहा है और हेट्रोसोम में भी हो रहा है। इससे शरीर के कई लक्षण प्रभावित होकर के असाधारण हो जाते हैं और रोगग्रस्त हो जाते हैं, है ना। और लक्षणों के समूह को ही हम सिंड्रोम कहते हैं, लक्षणों के समूह को ही हम सिंड्रोम कहेंगे। ये रहा जो है इनोप्लाइडी, है ना। और यूप्लाइडी में हमने क्या बताया कि इसमें जो गुणसूत्रों की बदली हुई संख्या होती है, कहने मतलब एक सेट में एक गुण संख्या या इसके गुणों में पाई जाती है, इसी नाते इसको हम क्या कहेंगे 3n या 4n कहते हैं। इसे बहुगुणिता गुणसूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुगुणिता गुणसूत्र भी कहते हैं। ऐसा जंतुओं में तो बहुत कम और मृत्युकारक होता है। भाई जो यूप्लाइडी है ये जंतुओं में बहुत कम पाया जाता है लेकिन मृत्युकारक होगा, और पादपों में जो है ये बहुत अधिक पाया जाता है। ऐसा जो है मादा युग्मक, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं अंडाणु या बीजाणु के दो नर युग्मक शुक्राणुओं या परागकणों के द्वारा निषेचन के कारण या अधूरे समसूत्रण के कारण या युग्म जनन के दौरान और सूत्रण न होने के कारण से ये लक्षण जो हमको दिखाई देते हैं। तो ये दो प्रकार के हुए, इनोप्लाइडी और कहने मतलब जो इनोप्लाइडी है ये मानव में कम लेकिन पौधों में ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है। यूप्लाइडी जो है, इनोप्लाइडी जो बताया गया ये जो है भाई पाया जाता है और जिनके कारण से जो है व्यक्ति क्या हो जाएगा, रोगग्रस्त हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं इनके कारण से कुछ रोग उत्पन्न होते हैं मानव में। अब रोग कौन कौन से उत्पन्न होते हैं, इसमें तमाम प्रकार के रोगों के समूह को ही हम क्या कहेंगे, सिंड्रोम कहते हैं। जो रोगों का समूह होता है, रोगों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। तो सिंड्रोम में हम देखते हैं पहला डाउन सिंड्रोम। पहला क्या देखते हैं, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम, देखिए डाउन सिंड्रोम जो होता है ये लगभग 700 नवजात शिशुओं में से किसी एक में पाया जाता है। यानी कि 700 शिशुओं में से 700 शिशुओं में से एक में मिलेगा ये, यानी सब में नहीं मिलेगा। 700 शिशु में से किसी एक कोई एक शिशु जो है इस सिंड्रोम से ग्रसित हुआ है। इसमें जो 21वां जोड़ा होता है, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र जो पाई जाती है, उसी 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में 2 के बजाय 3 हो जाते हैं। 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में 2 के
बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, यानी 21वीं जोड़ी का रोग है। 21वीं जोड़ी में क्या हो, ये 700 शिशुओं में से कोई एक शिशु जो है इस रोग से ग्रसित होता है। इसमें जो 21वां जोड़ा होगा गुणसूत्र का, यानी कि कौन सा, ऑटोसोम, है ना, ऑटोसोम। भाई ये बताया गया कि ऑटोसोम भी हो सकता है। तो ऑटोसोम में जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र होगा उसमें 21वीं जोड़ा बताया जाए तो 2 पाए जाते हैं। वहीं 2 के स्थान पर जो क्या हो जाएगा, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, है ना। और संख्या क्या हो जाएगी, अब भाई जब 3 हो गया, अभी हमने बताया था कि 2n होते हैं, तो ये 2n+1 हो जाएगा, कहने का मतलब 3n। अब गुणसूत्र कितना हो गया, 2n+1, तो कहने का मतलब 2 तो थे ही 21वीं जोड़ी में, 2 गुणसूत्र प्लस 1 बराबर 3 हो रहा ना, तो कुल 46, कहने का मतलब 47 गुणसूत्र हो गया। कितना हो गया, 47 गुणसूत्र हो गया। 21वीं जोड़ी में 1 गुणसूत्र बढ़ गया। अब 1 बढ़ जाने के कारण से संख्या यहाँ पर 3 हो जाएगी 21वीं जोड़ी में, और 46 से पाए जाते हैं। भाई जब असामान्य हुआ तो इस तरह से गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। अब देखिए जब 47 हो जाएगी तो ऐसे सिंड्रोम वाले जो व्यक्ति होते हैं, है ना, इनका कद, मतलब जिसमें 21वीं जोड़ी में यदि गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हुई है तो गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाएगी। ये रोगी होगा, रोगी को हम क्या कहेंगे, डाउन सिंड्रोम। ऐसे बच्चे जो होते हैं इनका कद छोटा होगा, कद छोटा होगा, और ये मंद बुद्धि के होते हैं, मंद, कद छोटा और मंद बुद्धि के होते हैं, और लगभग 16 से 17 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। 16 से 17 वर्ष की आयु में, 16 से 17 वर्ष में मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, केवल देखा जाए 8% व्यक्ति बच्चे बच भी जाते हैं। भाई 16-17 वर्ष में मृत्यु हो जाएगी, लेकिन इसमें से 8% बच्चे जो है बच भी जाते हैं, और जिनकी मृत्यु जो है कब तक होगी, 40 वर्ष। अधिकतम आयु क्या हुई इनकी, 40 वर्ष होती है, कि ये 40 वर्ष तक ये जीवित रहेंगे और इनकी मृत्यु हो जाएगी। देखिए लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं। इसमें सिर गोल होता है, सिर गोल होगा, गर्दन मोटी होती है, गर्दन मोटी होगी, त्वचा खुरदरी होगी, त्वचा खुरदरी होती है, जीभ मोटी होती है, जीभ मोटी होती है, अंगूठा ठूंठदार होता है, अंगुलियां ठूंठदार, अंगुलियां ठूंठदार होती हैं, मुख खुला हुआ होता है, मुख खुला, ठीक है, मुख खुला होगा, आंखें तिरछी होती हैं, आंखें तिरछी होती हैं, और पलकें जो है मंगोलों की भांति बलित होती हैं, पलकें मंगोलों की भांति बलित होती हैं, मंगोलों की भांति बलित होती हैं। इसी नाते जो है इस रोग को, यानी जो डाउन सिंड्रोम है, इसको हम कहते हैं मंगोली जड़ता का रोग कहा जाता है। यानी कि जो डाउन सिंड्रोम है इसी को हम क्या कहते हैं, मंगोली जड़ता का रोग, मंगोली जड़ता का रोग कहा जाता है ना, डाउन सिंड्रोम। तो ये रहा जो है डाउन सिंड्रोम। तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे मानव गुणसूत्र संख्या में त्रुटियों में इसका प्रभाव। तो इसमें क्या बताया गया है ना, डाउन सिंड्रोम देख रहे थे, 700 शिशुओं में से किसी एक में पाया जाता है। 21वां जोड़ी जो है प्रभावित होगा, गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, 2 के बजाय 3 हो जाते हैं, इस तरह से गुणसूत्र कुल 47 हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं कद छोटा होता है, मंद बुद्धि के होते हैं, 16 से 17 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुछ बच्चे बच भी जाते हैं जिनकी मृत्यु जो है 40 वर्ष तक हो जाती है। ऐसे लोग में देखा जाए सिर गोल होता है, गर्दन मोटी होती है, त्वचा खुरदरी होती है, जीभ मोटी होती है, अंगुलियां ठूंठदार होती हैं, मुख खुला होता है, आंखें तिरछी होती हैं, पलके मंगोलों की भांति बलित होते हैं। इसी नाते इसको हम क्या कहते हैं, मंगोली जड़ता का रोग कहा जाता है।